मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, कई बार हम पर छुप कर वार किया जाता है और उस वार को हम लोग पहचान भी नहीं पाते। हमें ये लगता है कि हमारी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन नहीं, हमारी तारीफ़ नहीं की जा रही होती है। हम पर तलवार चलाने की प्लानिंग हो रही होती है। समझ रहे हैं? अगर खान सर जैसा आदमी अगर ब्राह्मणों की तारीफ करे तो आपको ना बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। मित्रों, आज मैं ये जो खान सर है, जो पटना से बैठ करके अपना विद्यालय चलाता है ऑनलाइन, और ख़ासकर वो जो पूरा एक समाज है, उस समाज के बीच में किस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ एक नफ़रत बोने का काम करता है, इसका सबसे ज़बरदस्त बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल मिला है। और ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके खिलाफ में पूरा एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया जाएगा। मित्रों, मैं आखिर इस तरह की इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये खान सर का एक बयान वायरल हो रहा है, लोग उस बयान के अंदर की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कि 31 जनवरी, आप जानते हैं कि 30 जनवरी को गांधी की हत्या हुई थी और गांधी की हत्या के बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया था। और ये नरसंहार याद दिलाता है, आज कहीं ना कहीं अगर आप जेएनयू में लिखे हुए उन नारों को देखें कि ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ, और जिस तरह से ब्राह्मणों को कत्ल करने के नारे लिखे जाते हैं, जिस तरह से पेरियार ने ब्राह्मणों को पूरी तरह ख़त्म करने के नैरेटिव को चलाया, उनको पूरे समूल विनाश, उनका समूल नरसंहार करने के नैरेटिव को चलाया, ये सब बातें इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि दलितों से ज़्यादा अत्याचार तो इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने झेला है। और आप कश्मीर से लेकर के और केरल तक और महाराष्ट्र तक आप इसके निशानियां, खून के धब्बे देख सकते हैं। और ये खून के छींटे जो हैं वो इन्हीं तरह के लोगों पर लगे। तो आज हम जरा बात करेंगे पूरी शुरुआत से इस पूरे मसले पर, लेकिन सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि आखिर ये जो खान था, इस खान सर के बयान में ऐसा क्या है। एक चूंकि कॉपीराइट का मामला है, इसीलिए मैं कभी भी खान का ये बयान जो है दिखाऊंगा नहीं, लेकिन उसने कहा क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। खान सर ने ये कहा कि देखिए, यहाँ से आप लोग सड़क पर खूब विरोध करते हैं, खूब प्रदर्शन करते हैं, उसका इशारा शायद यूजीसी की तरफ था। आप कुछ भी करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, आप चुनाव लड़ लेंगे, सरकार बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे सब कुछ है, जहाँ पे ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट में या देश की तमाम संस्थाओं में हर जगह पर बैठे तो ब्राह्मण ही हैं, संस्थाओं पर उनका कब्जा जमा हुआ है पूरा। और वो क्या करेंगे कि तुम चाहे कितना ही कुछ कर लोगे, लेकिन वो एक कलम चलाएंगे और फैसला तुम्हारा पूरा पलट के रख देंगे, क्योंकि संस्थाओं पर उनका कब्जा है। फिर इसके बाद खान बोलता है, पहले तो उसने खान ब्राह्मणों की क्या की, बुराई की, ब्राह्मणों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, भड़काया बाकी समाज को, गैर ब्राह्मणों को। और इसके बाद उसने क्या कहा, तारीफ करी बड़ी चतुराई से। क्या कहा उसने? कहा कि देखो, ये जो ब्राह्मण हैं ये बड़े तेज दिमाग के होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, इसीलिए देखो इतने सारे आरक्षण की चीज़ों को भेद करके आगे बढ़ करके तमाम नौकरियों पर का कब्जा हो जाता है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। अब एक तरफ उसने तारीफ की और दूसरी तरफ उसने उकसाया, लेकिन उसने जो कहा ना, वो उसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, इस देश के अंदर समूचे ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया या जब ब्राह्मणों के साथ अनाचार हुआ, उनको कत्लेआम किया गया, आप इस बात को देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आरोप क्या लगा इनके ऊपर कि इन्होंने संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, इन्होंने सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। आप देखिए, कश्मीरी पंडितों का किस तरह से नरसंहार किया गया, आप समझ सकते हैं कश्मीरी पंडितों का। आगे बढ़िए, आप देखिए, तो जब ये देश आज़ाद हुआ उसी वक्त सबसे पहले 1948 में, साल 1948 में जनवरी के महीने में 30 जनवरी को जब गांधी की हत्या होती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। हालांकि वो हत्या, आप खुद फैसला कीजिए कि वो हत्या सही थी गलत थी, इसलिए क्योंकि गांधी के बारे में कहा यह जाता है कि वो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है उसके बीच में भी एक रोड परमानेंट सिर्फ पाकिस्तान को देना चाह रहे थे।
और भारत को चीर करके कि वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान के लोग आएंगे जाएंगे, ताकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक जुड़ाव हो जाए। ये सब जब मांग की जा रही थी और लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो गांधी इस मांग को भी मान ले, जिस तरह से उसने युद्ध के बीच में पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की मांग मनवा ली थी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आखिरकार फैसला लेना पड़ा और फिर जो है गांधी की हत्या हुई। और उसके बाद क्या हुआ, चूंकि जो नाथूराम गोडसे थे वो एक चित्पावन ब्राह्मण थे, तो इसके बाद जब ये खबर महाराष्ट्र आई कि गांधी को किसी ब्राह्मण ने मार दिया है, तो इसके बाद जो है वो पूरे रास्ते घेर घेर करके ब्राह्मणों को वहाँ पे मारा गया। ब्राह्मणों का चुन चुन कर वहाँ पे कत्लेआम हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये तो एक ट्रिगर पॉइंट था कि गांधी की हत्या हुई। उसके बहुत पहले से ही वहाँ पे कुछ लोग जो ब्राह्मणों का विरोध करते थे फालतू में, वो इस तरह का माहौल बना रहे थे पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि दरअसल महाराष्ट्र के सारे संसाधनों पर जो कब्जा है वो ब्राह्मणों ने कर लिया है। सब कुछ तो ब्राह्मणों के हाथ में चला गया है, सब नौकरियां ब्राह्मणों ने कब्जा कर ली हैं। इस तरह से पूरा एक हेट कैंपेन ब्राह्मणों के खिलाफ चल रहा था। और उस हेट कैंपेन का नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही ये समाचार आया, वैसे ही जो गांधी टोपी वाले कांग्रेसी थे, मेरे शब्दों पर ध्यान रखना, जो गांधी टोपी वाले कांग्रेसी थे, जो गांधीवाद के पैरोकार थे, जो गांधी की बात करते थे, उन लोगों ने मिल करके वहाँ पे ब्राह्मणों का नरसंहार किया। और यहाँ तक कि जो वीर सावरकर थे, उनके छोटे भाई नारायण सावरकर, जो कि उस इलाके के बड़े माने हुए डॉक्टर थे, मुंबई के दादर में ना सिर्फ डॉक्टर थे बल्कि उन्होंने देश के फ्रीडम स्ट्रगल में भी हिस्सा लिया था। वो जेल भी गए थे, अंग्रेज़ों के जेल में गए थे। इसके बाद भी उनको बख्शा नहीं गया और उनको तक को जो है वो घर से निकाल करके इतना पत्थरों से पीटा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई कि आखिरकार उनकी जो है मृत्यु हो गई। आप इस तरह का तांडव, इस तरह का पूरा नंगा नाच महाराष्ट्र में हुआ कि जो तमाम ब्राह्मण जो थे वो अपने गाँव को छोड़ करके खेतों में छुपने को मजबूर हो गए, अपने जलते हुए घरों को देखने को मजबूर हो गए। इस तरह के हालात थे कि पुणे में बहुत सारे चित्पावन ब्राह्मण जिन्होंने कि अपनी जो पांडुलिपियाँ थी पुरानी, उन पांडुलिपियों को उन्होंने सहेज के रखा हुआ था, जो कि सैकड़ों साल पुरानी थी। जब जो उपद्रवी थे, जो लोग थे जो हेट घृणा से भरे हुए थे ब्राह्मणों के खिलाफ, जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे उनको मारने के लिए, उनको तो उन पांडुलिपियों को जला रहे थे, तो ब्राह्मणों ने ये कहा कि हमको जला दो, हमको मार दो, घर जला दो, मगर ये कृपया ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये बड़ी मेहनत से हैं, सदियों पुराना इसमें ज्ञान, इसको मत जलाओ। लेकिन उन उपद्रवियों ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने न सिर्फ ब्राह्मणों को जलाया बल्कि उन घरों को जला दिया, उन पांडुलिपियों को जला दिया जो ज्ञान का भंडार थे। और ये सब जो हुआ वो किस लिए हुआ? क्योंकि एक हेट कैंपेन चला। और हेट कैंपेन क्या चला कि साहब ब्राह्मणों ने समूचे संस्थानों पर, संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लिया। और बिल्कुल वही काम तो कर रहा है ये आपका खान, बिल्कुल सेम वही काम तो खान कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से दबे हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपकी पूरी मैसेकर की प्लानिंग कर दी जाएगी, आपको किस तरह से एक आपकी कुर्बानी ले ली जाएगी इस नाम पर कि आपके ऊपर कि आप पर आपका तो कब्जा हर जगह पे है, लोगों का गुस्सा भड़का करके, लोगों को एक तरफ करके। इस तरह से ये जो खान है, जिसको कि यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी उपमा देते हैं कि बहुत महान आदमी है, दरअसल ये इस तरह से देश के अंदर गजवाए हिंद करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ खान की प्लानिंग है। इस देश के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है जिसका नाम है फतवाए जहांदरी। और ये फतवाए जहांदरी पुस्तक जो है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये आप देखेंगे तो खलजी कालीन भारत पुस्तक है, सैयद अतारापार रिजवी की। जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार था खिलजी के समय में, उसने खुल करके, यही आज से नहीं, ये शुरुआत से ही, जब से यहाँ पे मुसलमान आया, ईसाई आया, उसने पहले दिन से हमेशा सबसे पहले टारगेट किया ब्राह्मणों को, कि हम ब्राह्मणों का नरसंहार कर दें, ब्राह्मणों को ख़त्म कर दें, तो हम जो है इस सभ्यता के ऊपर अपनी विजय पताका लहरा देंगे। ये सोच करके इन्होंने ये सब किया। मैं आपको आज यहाँ पर, मैं ऐसी कोई झूठी बातें नहीं करता यहाँ पे आप सोचें कि मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं आपको जो कुछ कहता हूँ पूरे प्रमाण से बताता हूँ। फतवाए जहांदरी में ये जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर था, जिसने कि आज से लगभग 900 साल पहले क्या लिखा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसने आखिर ऐसा क्या, लगभग 700 साल पहले उसने क्या लिखा था। जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से उसने पूरे ब्राह्मणों को ख़त्म करने के लिए बादशाहों को उकसाया था। वो बादशाहों को कैसे उकसाता था, जरा देखिए। लिखा है कि ब्राह्मण कुफ्र की जड़। जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि हिंदू धर्म जिसे वह कुफ्र कहता है, अगर अब तक जिंदा है तो उसका एकमात्र कारण ब्राह्मण है। उसने लिखा, ब्राह्मण ही कुफ्र के इमाम हैं, वे ही जो मूर्तियों को पूजते हैं और दूसरों को पुजवाते हैं।
अगर तुम कुफ्र को मिटाना चाहते हो तो आम हिंदुओं को नहीं, इन ब्राह्मणों को ख़त्म कर दो। यानी उसकी थ्योरी एकदम साफ थी कि ब्राह्मणों को मिटा दो तो हिंदू धर्म जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। उसने उस वक्त के सुल्तान जो थे मुसलमान, उनको कैसे उकसाया जरा देखिए। उसने लिखा कि बरनी दिल्ली के सुल्तान जैसे अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक से बेहद नाराज रहता था, उसे इस बात से मिर्ची लगती थी कि सुल्तान हिंदुओं से जजिया टैक्स लेकर उन्हें छोड़ देता है। सुल्तानों को फटकारते हुए उसने लिखा कि कैसी शर्म की बात है कि हम दिल्ली में तख्त पर बैठे हैं और हमारी नाक के नीचे ब्राह्मण नगाड़े बजा रहे हैं, मूर्तियां पूज रहे हैं और वेदों का पाठ कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ जजिया लेकर नहीं छोड़ना चाहिए, इनका तो सफाया करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय वो ब्राह्मणों का समूल नरसंहार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय उनकी आबादी उतनी नहीं थी, वो कम संख्या में थे, नहीं तो वो यही करते। आगे लिखा है कि काफिर को गरीब बना दो। बर्नी ने सलाह दी थी कि अगर ब्राह्मण को जान से नहीं मार सकते हो तो कम से कम उन्हें इतना जलील और गरीब बना दो कि वे सिर ना उठा सकें। उसने लिखा था कि ब्राह्मणों को अच्छे कपड़े पहनने, घोड़े पर चढ़ने या पान खाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो चाहता था कि ब्राह्मण सिर्फ फटेहाल दरिद्र बनकर रहें, लेकिन जब देखता था कि ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं तो उसकी छाती पर जो है वो सांप लौट जाया करते थे। बर्नी को इस बात से भी चिढ़ थी कि ब्राह्मण अपनी शिक्षा और ज्ञान के दम पर प्रशासन में जगह बना लेते हैं। वह चाहता था कि दर्शन और तर्कशास्त्र पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि ब्राह्मणों के हथियार थे। उसका बस चलता तो वह नालंदा के बच्चे कुचे ज्ञान केंद्रों को भी आग लगा देता। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि जियाउद्दीन बर्नी क्या सोचता था आज से 700 साल पहले, और वही सेम जो है इस खान की भी सोच है। लेकिन ये छुप कर वार कर रहा है, ये दबे छुपे जवान में वार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। इसके हर बयान को आप जरा ध्यान से हमेशा गौर से सुनिएगा। यह बड़ी ही सलीके से, बड़ी ही चालाकी से ये प्रोपेगेंडा चलाता है और ऐसे चलाता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। मित्रों आप देखिए, क्या आज लोग इतनी बातें हो रही कि दलितों का उत्पीड़न होता है, ये सब SC/ST का उत्पीड़न होता है, कितनी कितनी बातें कही जाती हैं। आप बताइए कि जिस तरह का नरसंहार कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में हुआ, क्या उस तरह का नरसंहार आपने कभी दलितों का देखा क्या? जिस तरह का नरसंहार महाराष्ट्र में हुआ आज़ादी मिलने के तुरंत बाद 1948 में, क्या उस तरह का नरसंहार आपने कभी किसी SC/ST वर्ग का देखा क्या? आपने कभी नहीं देखा होगा। और आज सोचिए कि चूंकि ब्राह्मणों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, वो तो हमेशा उन्होंने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, बेचारे दरिद्र जो करते हैं किसी का नुकसान नहीं करते, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वेद पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं कि हम खुद आगे बढ़ें, किसी की लाइन ना काटें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ब्राह्मणों की गर्दन काट के आगे बढ़ने की प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप मुझे ये मत समझना कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इस बात को समझना कि किस तरह से एक पूरी देश के अंदर एक बड़ी आबादी को उसके नरसंहार का कॉल दिया जा रहा है उसके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज अगर देखता हूँ, जब मित्रों मैं फेसबुक पे बहुत दिनों बाद एक्टिव हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं अपना फेसबुक पर कोई वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं वो आ करके इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं कि हम अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और जब मैं चेक करता हूँ हमेशा खोल करके उसको कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो जानकारी मिलती है कि वो सब लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव की सरकार है वो बिल्कुल ब्राह्मणों के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। और जो ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा न सिर्फ चला रही है, बल्कि वहाँ पे भगवान राम पर एक हलफनामे में गलत तरीके से टिप्पणियाँ की गई अदालत के अंदर। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जो संतोष वर्मा भी वहीं से चीख रहा था कि हमको ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए संबंध बनाने के लिए। क्या ये सब जान करके क्या ब्राह्मणों को वहाँ पर दुख नहीं होगा? तभी तो वो नाराज़ हैं, तभी तो वो गुस्सा हैं। वहाँ पे डॉक्टर अनिल मिश्रा को, वहाँ पे एडवोकेट अनिल मिश्रा को फालतू में वहाँ पे टारगेट किया गया। ये सब चीज़ें सबने देखी। आज सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी में है इस सरकार के खिलाफ तो वो ब्राह्मणों के अंदर है। आप ये मान कर चलिए कि अगर बीजेपी ने इस गुस्से को एड्रेस नहीं किया, अगर मोहन यादव को लाइन पर नहीं लाए, तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत बुरी स्थिति जो है वो होगी। आप जल्दी इस बात को देखेंगे कि बहुत बुरी स्थिति होने वाली है सरकार की। इसीलिए, और इससे बड़ी बात नहीं है, आप जरा मोहन यादव के अंदर घृणा देखिए कितनी है। अभी जब हमने क्या कहते हैं कि जब ये पूरा एक आंदोलन चला, जो आंदोलन चला यूजीसी को लेकर के, तो उस समय वो आंदोलन जेन्युइन था, सड़क पर था, वो सामान्य वर्ग के सभी लोग उस आंदोलन में शामिल थे। लेकिन क्या कहा इसने मोहन यादव ने कहा कि सवर्णों का जो आंदोलन है वो फॉरेन फंडेड है, यानी विदेशी फंडिंग उस पर हो रही है। आप बताइए क्या ये सच है? क्या कोई कह सकता है ये सच है? और मित्रों बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि षड्यंत्र चल रहा है ब्राह्मणों के विरुद्ध में।
और इसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमको सामान्य वर्ग के विरुद्ध में, हिंदुओं के विरुद्ध में, क्योंकि ऐसा नहीं, ये हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ के मारने की साजिश है। आप समझिए इस बात को, ये कोई हमारी बात नहीं है कि किसी की बात है, ये हर किसी को समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए समस्या होगी। आपकी इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।